एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के इस लेक्चर में हम करने वाले बहुत ही सिंपल सा बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम है रेजोनेंस, और साथ ही साथ उसके करने वाले भाई एप्लीकेशंस। रेजोनेंस क्या होता है उसको कंप्लीटली समझेंगे, उसके बाद उसकी सबकी स्टेबिलिटी देखेंगे, चाहे वो कार्बोकेटायन हो, फ्री रेडिकल हो, कार्बेनायन हो, चाहे आपका एल्कीन हो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में रेजोनेंस का क्या काम होता है भाई, किसी भी बॉन्ड लेंथ में बढ़ेगी या घटेगी वहां पर रेजोनेंस का क्या काम होता है भाई, ये सारी चीज जानने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं भाई, हम लोग जो इस वक्त कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 14, मतलब सर 14वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे लेक्चर नंबर 13 हो चुके हैं, आपके 13 लेक्चर हो चुके हैं भाई। उसमें बहुत सारी चीजें की हैं, हाइब्रिडेशन हो या फिर बॉन्ड पैरामीटर्स हो, डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड हो, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स हुआ, ये सारी चीज कर सके हैं। क्लैथरेट्स कर चुके हैं, इंक्लूजन कंपाउंड्स कर चुके हैं, और लास्ट लेक्चर में हाइपरकंजुगेशन भी किया था। उससे पहले हमने इंडक्टिव फैक्ट भी किया था। अब हम आगे रेजोनेंस पे। चलिए फिर, ये जीओसी चल रहा भाई, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्योंकि ये नहीं आया ना ऑर्गेनिक को तो भूल जाओ। अगर ये नहीं आया तो आप ऑर्गेनिक में कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल फंडामेंटल बेस होता है। ये सारी चीज आनी चाहिए आपको। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रेजोनेंस एंड इट्स एप्लीकेशंस। अगर मैं आपको रेजोनेंस के बारे में बताना चाहूं भाई, व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस एक्चुअल में होती क्या है, कौन सी प्रोसेस होती है, तो मैं आपको सीधे सीधे सिंपल वर्ड्स में बता दूं भाई। बहुत सारे हमारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक से ज्यादा टाइप के हमारे स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। एक से ज्यादा टाइप की उनकी स्ट्रक्चर होती हैं, और वो किसकी वजह से होती है भाई, वो होती है हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की वजह से। डीलोकलाइजेशन की वजह से आप कहेंगे सर ये क्या मतलब है भाई, डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड बताए थे ना, बिल्कुल बताए थे। वहां पर अगर कहीं पर भी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो उस मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं। सर उन स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम रेजोनेंस कहेंगे। चलिए काम करता है, अब इसको समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं ना, पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है सर। What is resonance? In inorganic or organic chemistry, by inorganic हो या organic chemistry हो, there is some molecules or ions, there is some molecules or आइंस। हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स या आइंस होते हैं which show more than one type of structures due to, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ड्यू टू delocalization of pi electrons हमारे पास इनऑर्गेनिक में या फिर ऑर्गेनिक में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा हमारे स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं ना, और एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं किसकी वजह से, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से। that structures is known as canonical structures। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, canonical structures। that structure is known as canonical structures। और भी बोल सकते हैं भाई, और resonating स्ट्रक्चर्स भाई। इन स्ट्रक्चर्स को क्या नाम बोला जाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेजोनेंस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे भाई, रेजोनेंस कहेंगे। ये मैं क्यों नहीं कह रहा हूं भाई, ये समझा के भी काम हो सकता था,
ये इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को जरूरत होती है, कुछ को नहीं जरूरत होती। तो जिनको जरूरत है वे लिख लीजिए, जिनको जरूरत नहीं है कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि अभी थियोरेटिकल एग्जाम्स में है तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ तो लिखना होगा। तो हमने डेफिनेशन यहाँ पे लगा दी। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना वो मैं लिखा देता हूँ, जो कम है उन्हें आप खुद भी लिख सकते हैं, थ्रू हमारे लेक्चर जो भी मैं बोलता हूँ उनको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई हमने कहा रेजोनेंस क्या होती है, तो हमने एक सिंपल सी बात कही है अभी तक। क्या कहा है सर, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, यहां पर हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से एक से ज्यादा टाइप के स्ट्रक्चर्स को दिखाते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, इस प्रोसेस को कहेंगे रेजोनेंस। कहेंगे सर हमें डेफिनेशंस तो समझ में आ गई, लेकिन एक्चुअल इसका मतलब बताइए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। चलिए फिर एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल से इनकी सारी चीजें समझते हैं, ठीक है सर। हम एक काम करेंगे, पहले लेंगे हम एग्जाम्पल किसका, इनऑर्गेनिक से। पहले हम इसका एग्जाम्पल लेंगे इनऑर्गेनिक। मान लो मैंने ले लिया कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन ले लिया। भाई कार्बोनेट आयन का नाम सुना है, CO3 होता है जिस पर 2 नेगेटिव होता है। क्या होता है, CO3 होता है जिस पर 2 नेगेटिव होता है। चलिए सर एक्सप्लेन करिए इसको, एक्सप्लेन करिए इसको। क्या होता है, हमारे पास अभी कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O है, इधर भी सिंगल बॉन्ड O है, इस पर एक नेगेटिव होता है, इस पर एक नेगेटिव होता है। कार्बोनेट के कार्बन एटम पर sp2 हाइब्रिडेशन होता है। हाइब्रिडेशन के बारे में आप मेरे से नहीं पूछेंगे सर क्या होता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको सारी चीजें, चाहे वो इनऑर्गेनिक हाइब्रिडेशन हो चाहे वो ऑर्गेनिक हाइब्रिडेशन हो। भाई कार्बन पे क्या होगा, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन है। sp2 हाइब्रिडेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब होता क्या है भाई, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। तो पहले मैं आपको कुछ तरीके से समझा रहा हूं, फिर आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा। देखो होता है भाई, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, हम कहेंगे सर ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। तो ये वाला बॉन्ड किधर टूटेगा भाई, ऑक्सीजन की साइड टूट जाएगा। टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा, टूट जाएगा। और टूटने के बाद मेरे को ये पता चलेगा, यहां से क्या पता चलेगा भाई, ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड या ऑक्सीजन है, यहाँ पर O नेगेटिव था, यहाँ पर भी O नेगेटिव था। सर हुआ क्या, जैसे ही बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल, और इधर से टूट रहा है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या ऐसा होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। ऐसा होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हो क्या रहा भाई, अब दूसरी कहानी क्या होगी भाई, दूसरी कहानी सर ये हो सकती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं ये O नेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड C है, यहाँ पर भी O नेगेटिव कर देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए इन दोनों ने मिलकर बना लिया डबल, इन दोनों ने मिलकर बना लिया डबल बॉन्ड। अब इस प्रोसेस में एक्चुअल में ये हुआ क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अब एक काम करते हैं, इसको हटा दो, ठीक है, इसको भी हटा दो पूरा, ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, इसको अगर मैं एक दूसरे के पास लेके आऊं, इसको अगर मैं एक दूसरे के पास लेके आऊं, फिर मैं देखना चाहूं इनमें अंतर क्या है भाई, इनमें हुआ क्या है एक्चुअल में। अब देखना भाई हुआ क्या है यहाँ पर, अगर मैं यहां पर देखना चाहूं तो मैं ये देखूंगा सर यहां पर पहले डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड यहां पहुंच गया भाई, ये तो गया है। इसका मतलब है, एक चीज मान के चलेंगे आप, क्या कि एक नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या मतलब है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ये हुआ है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आकर इधर आकर, भाई एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर इधर बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर ये इधर आके बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाला बॉन्ड किधर टूट जाएगा, इधर टूट जाएगा, यानी इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आकर नेगेटिव बना ले। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों का मतलब ये, आप चाहो तो सर प्लस माइनस करके तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तोड़ोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें आगे बहुत सारी चीजें करनी है। तो मतलब ये भाई नेगेटिव इधर आएगा, ये बॉन्ड आगे टूट जाएगा। सर इस वाले केस में अगर मैं बात करूं तो भाई एक काम और हो सकता है ना, क्या कि ये वाला नेगेटिव यहां आ जाए, ये बॉन्ड ऊपर की साइड टूट जाए। सर अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा भाई, ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, यहां पर तो सर कार्बन है, ठीक है, यहां पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ठीक है, यहां पर क्या हो गई, ये वाले ऑक्सीजन पर पहले सिंगल बॉन्ड था, नेगेटिव आया तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। सर यहां पर डबल बॉन्ड था, अब क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड ऊपर की साइड टूटा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा।
ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। भाई इन तीनों केस में अगर मैं देखूं सर कौन सा कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, सर ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, और किस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। भाई हमने कहा तीन में से केवल दो ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन कौन सी दो पे आएगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो तीनों पे होगा। वो डिपेंड करता है कि भाई ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या वो एक जगह रुक रहे हैं। हम कहेंगे नहीं सर, पहले इस ऑक्सीजन कार्बन के बीच में था, अब इस ऑक्सीजन कार्बन के बीच में, अब इस ऑक्सीजन कार्बन के बीच में, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का सर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, एक जगह से उठकर दूसरी जगह घूम रहा है, उसकी लोकेशन फिक्स ही नहीं है, डीलोकलाइज हो रहा है। और डीलोकलाइजेशन की वजह से कार्बोनेट के एक नहीं तीन स्ट्रक्चर बन गए। एक नहीं कितने बने भाई, तीन स्ट्रक्चर्स बन गए। सर इन स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कहेंगे भाई इसको हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेजोनेंस। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए सर एक एग्जांपल से और समझते हैं, एक एग्जांपल से और समझते हैं ताकि हमारी सारी की सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाए। मैंने सर एग्जांपल ले लिया इस बार बेंजीन का। किसका एग्जांपल ले लिया है? बेंजीन का। बहुत ही सिंपल प्रकार का एग्जांपल है भाई, बहुत ही सिंपल प्रकार का। क्या है भाई, हमने मान लीजिए हमारे पास रिंग है, ठीक है सर है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, क्या बन गया सर? आप कहेंगे बेंजीन रिंग है, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूं भाई ये क्या चीज है, आप कहोगे ये भी बेंजीन है। हम कहें कि दोनों सेम है या अलग अलग है, आप कहेंगे सर दोनों सेम है बट कुछ तो अलग है। क्या अलग है भाई? अलग ये है सर, अलग ये है सर। अगर मैं यहां पर दिखाना चाहूं इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां पर इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अरे हाँ, इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड था तो यहां डबल बॉन्ड आ गया। सर ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ? भाई ये ऐसे पॉसिबल हुआ है, अगर ये डबल बॉन्ड इधर जाता है, अगर ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ सकता तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर गया तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब क्या हुआ भाई, ऐसे बॉन्ड रोटेशन से ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन सर एक बात बताओ, क्या बात बताओ, अगर मान लीजिए ये इधर गया तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इधर गया तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इधर गया तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब ये है सर, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। सर यहां पर भी तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसलिए बेंजीन ये नहीं, बेंजीन ये भी होती है। भाई बेंजीन के दोनों स्ट्रक्चर हैं, बेंजीन एक से ज्यादा टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रही है, इन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये दोनों क्या है भाई, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। आई होप अब बात क्लियर होगी होगी कि रेजोनेंस क्या होता है। भाई रेजोनेंस का मोस्टली जो यूज किया जाता है वो किया जाता है स्टेबिलिटी में। भाई रेजोनेंस बताता है, अगर मान लीजिए मेरे से ये पूछा जाता है सर जैसे कार्बोनेट है, इसके 3 स्ट्रक्चर बन गए, या फिर इससे बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर बन गए, या इससे भी ज्यादा कोई और अदर मॉलिक्यूल आ गया जिसमें 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, अगर मैं उनमें ये देखना चाहूं सर कौन सा वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा वाला स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा, तो मैं कैसे देखूंगा? उसके लिए आपको ना कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये मैंने लिख लिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप इनको नोट कर सकते हो। मैं आपको इनको समझा देता हूं भाई, मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है। पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल तरह से, बहुत ही सिंपल प्रकार के पॉइंट है आपके। पहला, नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। पहली चीज, अगर मान लीजिए आपके पास में किसी एक मॉलिक्यूल की 2 स्ट्रक्चर है, एक में एक नॉन पोलर है दूसरा पोलर है, या फिर हम ये बोल सकते हैं एक में चार्ज प्रेजेंट है दूसरे में चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो भाई जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जो नॉन पोलर है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। पहली बात क्लियर होगी? ठीक है सर, पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, 3 ही पॉइंट है बस, 3 ही ज्यादा याद रखने। अगर मान लीजिए आपको पोलर मॉलिक्यूल दे दिया जाता, क्या दे दिया जाता है? पोलर। तो पोलर के केस में जिसके पास में मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे वो स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्टेबल होगी। वो स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्टेबल होगी। वो भी साथ के साथ कंप्लीट ऑक्टेट उसका होना चाहिए, मतलब उसका अष्टक कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्लियर है? पहले ये देखेंगे फिर ये देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे भाई नेगेटिव चार्ज है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम पर होना चाहिए। ऐसा है तो स्टेबल, अगर आपने उल्टा कर दिया तो अनस्टेबल।
ठीक है, इधर आ जाइए। अपोजिट चार्ज है, अगर मान लीजिए प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस जितने पास होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल, दूर दूर होंगे तो अनस्टेबल। बस ये पॉइंट आपके 4 पॉइंट है जो मैंने आपको यहां पर बता दिए। अब एक काम करते हैं, इन चारों पॉइंट के हिसाब से कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, किसका क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन है HCN का। किसका भाई? HCN का। अब HCN के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां बने हुए हैं, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। दूसरा H सिंगल बॉन्ड C पर नेगेटिव है, N पे पॉजिटिव है, HC पे पॉजिटिव, N पे नेगेटिव। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अभी मैं जानना ये चाहता हूं सर इन तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। तो हमारा प्रथम नियम, पहला नियम, पहला काम क्या कहता है भैया? पहला काम ये कहता है सर स्टेबिलिटी अगर आपको देखनी है तो नॉन पोलर वाला ज्यादा स्टेबल होगा, न्यूट्रल वाला मतलब जिस पर चार्ज है ही नहीं, सर इस पर चार्ज नहीं है, इस पर है, इस पर है, तो इन तीनों में से तो सर ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा। बिल्कुल होगा भाई, ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उस पर कोई चार्ज है ही नहीं। अब जहां चार्ज है वहां देख लीजिए, जहां चार्ज है वहां देख लीजिए। दूसरा पॉइंट अपना क्या कहता है भाई? कोवेलेंट। दूसरा पॉइंट अपना कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ज्यादा होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। अगर यहां पर हम गए भाई सर 1 2 3 बॉन्ड है, 1 2 3, सब कोवेलेंट बॉन्ड तो बराबर है। चलिए छोड़िए, आगे आ जाओ। नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे पास 2 चीजें हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है भाई? आप पूछेंगे नहीं, आपको सबको पता, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत सारा। ये हमने क्या पढ़े थे? सबका ऑर्डर पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था यूनिट 3 में, पर इससे पहले हम बताते चले यार। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ी थी यूनिट 1 में भी है, और भी है कई जगह है ना। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मतलब नाइट्रोजन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो नाइट्रोजन पे क्या आना चाहिए? नेगेटिव, और कार्बन पे आना चाहिए पॉजिटिव। बताओ भाई, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, यहाँ तो पॉजिटिव, ये तो खत्म हो गया। नाइट्रोजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, मतलब सी ज्यादा स्टेबल, और सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा? बी। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए काम करते हैं। क्या काम करते हैं सर? अगला काम हमारा यह है कि हमें एक क्वेश्चन और दे दिया गया है, इसमें भी अपन को बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, आ जाओ। 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आंख बंद करके देख लो, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के देख लो कि इनमें से कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिस पर चार्ज नहीं है। सर मैं देखता हूं, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, यहां है, यहां है, यहां है, तो कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? हम आराम से बता सकते हैं सर ए वाला जो है ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, आगे आइए भाई। अब लड़ाई है बी सी डी की। दूसरा पॉइंट अपना था भाई कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल है। जरा गिनना एक बार, यहां देखो बेटा, 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, अरे मिल गया, मिल गया। इन दोनों में 4 है, इसमें 5 है, मतलब 5 वाला ज्यादा स्टेबल हो गया ना, फिर डी हो गया सर, डी हो गया। इसके बाद कोई है क्या? कोई है? कोई है? देखो अब ये 2 बच्चे हमारे पास, दोनों ही चार्ज है, ठीक है, दोनों में 4 4 बॉन्ड है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव। आ जाइए भैया, आ जाइए। कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? हम कहेंगे सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव होना चाहिए, कार्बन पे पॉजिटिव होना चाहिए। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, नहीं है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, मतलब सी ज्यादा स्टेबल हो गया और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा अपना बी। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस इज ऑल्सो ए स्टेबिलिटी ऑर्डर। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? हो गया सर। रेजोनेंस क्या होता है ये जान लिया, रेजोनेंस का स्टेबिलिटी में क्या फर्क पड़ने वाला है ये भी जान लिया। अब एक चीज और जान लो भाई, एक चीज और जानना, रेजोनेंस एक्चुअल में होती कहां है? रेजोनेंस पाई कहां जाएगी? रेजोनेंस के लिए एक चीज याद रखना, कॉन्जुगेशन एक टर्म होता है हमारा, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है भाई? कॉन्जुगेशन का मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये तो पता पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कब होगा? कब होगा? जब किसी पाई इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव या पॉजिटिव या फिर फ्री रेडिकल, इन तीनों से लगे हुए डायरेक्ट अटैच कार्बन पर कोई पाई इलेक्ट्रॉन हो, कोई पाई इलेक्ट्रॉन हो, मतलब डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर ऐसा है तो वहां पर कॉन्जुगेशन होगा, मतलब रेजोनेंस होगा,
वरना नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं, देखो, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए ना। जैसे यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर मान लीजिए मैंने पॉजिटिव लगा दिया। एक है मेरा CH3, CH2 कर देता हूं पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। क्या भाई, यहां इन दोनों में से रेजोनेंस कहां होगा? तो यहां भाई इन दोनों में से यहां पर रेजोनेंस होगा, यहां पर रेजोनेंस होगा, और यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर जिस कार्बन पर पॉजिटिव है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उसके अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जिस कार्बन पर पॉजिटिव क्या उसके अगले कार्बन पे कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स है? हम कहेंगे नहीं है, और नहीं है तो यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। इतनी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब एक काम करते हैं, अब हमारा रेजोनेंस हो गया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्या स्टार्ट करेंगे भाई? एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। भाई रेजोनेंस का कहां यूज होने वाला है, वही हम सारी जगह पे चलेंगे। पहला हमारा है स्टेबिलिटी। भाई काहे की स्टेबिलिटी? सर किसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो? चलिए हम लिख देते हैं पूरा। पहले हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, भाई कार्बोकेटाइन की हो स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की हो, कार्बोनाइन की हो, सबकी सेम ही है सर। सुन लेना क्या होता है भाई, जहां रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस ऑलवेज कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो मतलब वी कैन से द स्टेबिलिटी, हम क्या कर सकते हैं यहां पर स्टेबिलिटी, या फिर यहां लिख दीजिए रेजोनेंस अगर आपका बढ़ेगा, रेजोनेंस अगर आपका, यहां पर लिख दो स्टेबिलिटी, लिखो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, रेजोनेंस बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, और अगर रेजोनेंस नहीं है तो स्टेबिलिटी कम होगी। सर मेरे को एक कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? सर आपने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, आपने पढ़ा है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, आप पढ़ा रहे हो रेजोनेंस, ठीक है। सर आपने इंडक्टिव इफेक्ट में भी कहा था स्टेबिलिटी, आपने हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कहा स्टेबिलिटी, आप रेजोनेंस में भी कह रहे हो स्टेबिलिटी। हमको किस में देखना है? तो भाई मैं आपको बता दूं, हमने 3 चीजें पढ़ी हैं अभी तक। अगर इन तीनों चीजों का प्रेफरेंस ऑर्डर देखा जाए, प्रेफरेंस ऑर्डर का मतलब क्या है? सर पहले हम ये देखना चाहें कि भाई किसके आधार पर हम स्टेबिलिटी देखेंगे। अगर कहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन है, अगर कहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन के सामने इंडक्टिव की नहीं चलेगी सर, हाइपर कॉन्जुगेशन की भी नहीं चलेगी अगर हमारा कौन आ जाए? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस, इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो पहले रेजोनेंस देखना है, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, फिर आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। कहेंगे सर इतना ही है, इसके बाद नहीं है कोई? है भाई, अभी तो मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा, एरोमेटिक इफेक्ट आएगा। मेसोमेरिक रेजोनेंस से भी ऊपर है, एरोमेटिक वो मेसोमेरिक से भी ऊपर है। सबसे ज्यादा तो कहते हैं ना सबका बाप इफेक्ट में, वो एरोमेटिक इफेक्ट है। तो वहां तक हम पहुंचेंगे, तब तक अभी फिलहाल के लिए यही जान लोगे, है ना। अभी इन तीनों में लड़ाई करेंगे, फिर उसके बाद हम मेसोमेरिक को ऐड कर देंगे, फिर हम किसको ऐड करेंगे भाई? एरोमेटिसिटी को ऐड करेंगे। फिर हम बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, नॉर्मली पूछे जाते हैं हर जगह, ठीक है। चलिए काम करते हैं, यहां पर आए थे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। एक सिंपल से क्वेश्चन को लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां करते हैं, मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहां पर है CH2, इस पर मैंने लगा दिया पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा यहां पर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पर लिख दिया मैंने CH2, यहां पर लगा दिया मैंने पॉजिटिव। अब मैं जानना चाहता हूं भाई, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा A ज्यादा स्टेबल है या B ज्यादा स्टेबल है, ये मेरे को बता दीजिए। हम कहेंगे बहुत ही सिंपल प्रकार का आंसर है। क्यों सर? अगर मैं इन दोनों में देखूं भाई, यहां पर रेजोनेंस है और यहां पर रेजोनेंस नहीं है। आप कहेंगे सर आपने कैसे कह दिया यहां पर रेजोनेंस है? भाई हमने ऐसे कह दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो क्या होगा भाई? ये वाला डबल बॉन्ड पहुंच जाएगा यहां पर, स्ट्रक्चर एक और बन जाएगी। सर कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी? स्ट्रक्चर ये बन जाएगी हमारी CH2, क्योंकि यहां पर बॉन्ड आ रहा है तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर हो जाएगा CH, और इधर क्या बचेगा? सिंगल बॉन्ड CH2, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव।
भाई यहाँ पर रेजोनेंस है या नहीं है? बिल्कुल है। अब ये वाला डबल बॉन्ड पहुंचा इधर तो इस पर पॉजिटिव आ गया, जब ये वाला डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर तो पॉजिटिव इस पर आ जाएगा, ये दोनों आपस में चलती रहेंगी, एक दूसरे में बदलती रहेंगी। क्या बताओ, एक चीज बताओ भाई, क्या बताओ, क्या ऐसा यहां पर होगा? नहीं होगा। यहाँ तो पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा ही नहीं भाई। जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसके अगले पर हमारा डबल बॉन्ड है, इसका मतलब वहां पर रेजोनेंस है। मतलब हमने क्या कहते भाई, यहां पर कौन है सर? यहां पर तो रेजोनेंस है। क्या यहां रेजोनेंस है? नहीं है सर। यहां पर हमें स्टेबिलिटी देखनी किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर, हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर, ये रेजोनेंस और यहाँ पर कॉन्जुगेशन। तो इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस देना है अपन को? रेजोनेंस को। तो रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब तो ये हो गया कि ए हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बी से, ए हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बी से। इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर। एक काम और करो, एक काम और करना है हमें, एक चीज और जाननी है भी। और वो जानने वाली चीज क्या है? वो जानने वाली चीज है कि मान लीजिए कोई सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है, इस पर पॉजिटिव है, ठीक है, हाँ। डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है, इस पर पॉजिटिव है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है, इस पर पॉजिटिव है। सर इनमें अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं, अगर मैं इनमें स्टेबिलिटी देखूं, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? भाई हमने अभी देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव होना चाहिए और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहां से परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकाला ही होगा आपने भाई, या सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, या sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, या sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर गए भाई, हमारे पास फिलहाल अभी सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आ जाता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर हमारा 25% आता है। कितना आता है? 25%। डबल बॉन्ड होता है तो 33% आता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हमारा कितना होता है? 50% आता है। ये क्या है हमारा? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। भाई परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके ज्यादा, तो इस पर क्या आना चाहिए? नेगेटिव। आप और रहे पॉजिटिव। इसका मतलब इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा पहला होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मतलब ये कहने का, अगर सिंगल बॉन्ड पे पॉजिटिव आ रहा है तो वो हमारा स्टेबल होगा, लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव आ रहा है तो डबल और ट्रिपल वाले तो भैया, डबल और ट्रिपल वाले क्या होते हैं? हमारे अनस्टेबल होते हैं। इन पर तो पॉजिटिव आना ही नहीं चाहिए। केवल कौन स्टेबल होगा? सिंगल बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। चलिए काम करते हैं, इससे हम क्वेश्चन समझते हैं, उस क्वेश्चन को करके देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन आगे भी, हमको जानना है सर इन चारों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन को बता दीजिए, ठीक है भाई। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, पहले हमें ढूंढना है सर रेजोनेंस है या नहीं है। भाई यहां पर रेजोनेंस होगा, हम कहेंगे सर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां तो रेजोनेंस है नहीं है। तो यहां पर कौन होगा सर? हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस नहीं है तो तुरंत पहुंच जाओ हाइपर कॉन्जुगेशन के पास, ठीक। इधर आओ भाई, क्या रेजोनेंस होगा? होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है और पॉजिटिव से अगले पैर आ रहा है। यहां भी रेजोनेंस होगा, यहां रेजोनेंस होगा, हम कहेंगे नहीं। क्यों सर? ये वाला ना, ये वाला, अगर मैं मान लीजिए स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? स्टेबिलिटी की। भाई ये डी वाला, ये तो सबसे लास्ट में आ जाना है। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि अभी अभी तो बोला था कि डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, अनस्टेबल होता है, तो ये तो अनस्टेबल हो गया। रही बात इन तीनों की, सर इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, तो ये भी पीछे ही आएगा भाई, ये भी पीछे ही आएगा। अब हमको जानना ये है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस यहां पर भी है, रेजोनेंस यहां पर भी है। जहां ज्यादा रेजोनेंस वहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी। भाई यहां पर केवल एक बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, या दो बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है। भाई डबल सिंगल डबल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो मतलब कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? सी, उसके बाद बी, और फिर ए एंड देन डी। ज्यादा रेजोनेंस, कम रेजोनेंस, रेजोनेंस है ही नहीं, डबल वन पे अनस्टेबिलिटी, खत्म। ओके सर, अगला क्वेश्चन करना। एक और क्वेश्चन हम लेके आए। अब इस वाले क्वेश्चन में बताइए भाई, इस वाले क्वेश्चन में बताइए क्या होगा भाई। हमको जानना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अपन को जानना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है सर। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सबसे पहले अनस्टेबल देखो, कहीं डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव तो नहीं आ रहा है। अपन देखने चले भाई, पहले ही मिल गया सर डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव, और देखना कहीं, और सर कहीं नहीं है डबल बॉन्ड पे, मतलब ए सबसे पीछे आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल। अब देखो यहां पर पॉजिटिव जो है उसके अगले कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब रेजोनेंस है। पॉजिटिव के अगले पे डबल बॉन्ड है,
पॉजिटिव वाले पे डबल बॉन्ड है, मतलब तीनों में रेजोनेंस है। सर किस में ज्यादा रेजोनेंस होगी? भाई यहां पर 3 बॉन्ड के साथ है, यहाँ 2 बॉन्ड के साथ है, यहाँ 1 बॉन्ड, मतलब डी में सबसे ज्यादा, उसके बाद सी में, उसके बाद बी में, और लास्ट में आ जाना है ए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने आराम से हम इनको आराम से कर सकते हैं, आसानी से सारे क्वेश्चंस। चलिए भाई, हमारा जो था पहला, हमारा जो क्या था एप्लीकेशन था, वो था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सर अगर कार्बन आयन आता तब भी आप इसी तरह से करेंगे, फ्री रेडिकल आता तब भी आप इसी तरह से करेंगे, सेम चीज करनी है। रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी बढ़ जानी है। ठीक है सर, आ गई बॉन्ड लेंथ की बात, बॉन्ड लेंथ की बात कर लें, बिल्कुल कर लो भाई। अगर रेजोनेंस आ गया तो बॉन्ड लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज होता है। सर क्या होता है? अगर मैं जनरली बात करूं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1 पॉइंट कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात करूं तो बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ है वो जाएगी 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये फिक्स है भाई, ये फिक्स है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इतनी होगी, डबल है तो इतनी होगी, ट्रिपल है तो इतनी होगी। लेकिन रेजोनेंस से क्या कोई फर्क पड़ता है? हम कहेंगे बिल्कुल पड़ता है भैया। क्या पड़ता है सर? पड़ता ये है, अपने पास है ये कौन? रिंग। कौन सी रिंग है सर? बेंजीन रिंग। इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं है समझने का, इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं है समझने का भाई। हमने यहां पर ले लिया ये दोनों आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हम कहेंगे सर हाँ ये सिंगल बॉन्ड है, इसकी 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, इसकी 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। ठीक है, हम कहेंगे लेकिन सर जैसे बॉन्ड घूमा तो यहां तो 1.34 हो जानी है और यहां पर 1.54 एंगस्ट्रॉम हो जानी है। क्या ये पॉसिबल है? सर ये तो ऐसा होगा ना, फिर बेंजीन स्टेबल होगी नहीं। बेंजीन क्या होगी? कभी मतलब कभी पिचके ही फूलेगी, पिचके ही फूलेगी। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब होता क्या है सर? मतलब तो ऐसा होता है, मतलब तो ऐसा होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? कुछ इस तरह से करती हैं। मतलब ये रिंग है, ये रिंग है, और इसमें जो डबल बॉन्ड है ना भाई, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, वो वापस से घूमेगा। तो मतलब डबल बॉन्ड कंप्लीटली इसमें क्या करते रहते हैं भाई? डीलोकलाइजेशन करते रहते हैं। और डीलोकलाइजेशन करने के बाद प्रत्येक बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसे हो जाती है? समान। भाई ना तो हमें ये पता चलता कब बढ़ी कब घटी, वो क्या रह जाती है? कांस्टेंट, क्योंकि डीलोकलाइजेशन उसमें होता रहता है। तो अगर मैं इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करूं वो हो जाती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। ना तो वो डबल बॉन्ड के बराबर होती है, ना ही सिंगल बॉन्ड के बराबर। डबल बॉन्ड से ज्यादा हो जाती है, सिंगल बॉन्ड से कम हो जाती है, और बीच में आकर रुक जाती है 1.39 एंगस्ट्रॉम के। तो ये इफेक्ट होता है हमारा रेजोनेंस का बॉन्ड लेंथ पर। यानी जिन मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है वहां पर बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से कम और डबल बॉन्ड से ज्यादा हो जाती है। क्लियर? आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो भाई। ठीक है ना? अगला हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भाई आपने बहुत बार पढ़ा होगा। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन अगर नहीं पढ़ा है ना तो हम अगली वाले यूनिट में लेके आ रहे हैं, वहां पर पढ़ना आपको, क्योंकि इस साल के सिलेबस में है आपके, है ना, क्लास 12 में भी था। चलिए फिर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मेरे पास 2 क्वेश्चन है भाई, आई हैव 2 क्वेश्चंस लाइक दिस, CH3 या CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां लगा रखा मैंने Cl। ठीक है, अगला CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर है Cl। ठीक सर, इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा, इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ? एक्वस KOH के साथ। ठीक है सर, इसकी भी रिएक्शन उससे से करा दो, एक्वस KOH से करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान होती है भाई। बन क्या जाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, तुम सब लोगों को पता होगा। OH क्या करेगा भाई? OH आएगा, Cl से कहेगा हट भाई निकल, और यहाँ पर आके OH लग जाना है। ठीक है, लग गया। इधर वाला भी यही बिल्कुल सेम टसन। हाँ क्या रहेगा भाई? सेम टसन बिल्कुल। OH आएगा और Cl से बोलेगा निकल ले भाई, मेरा स्थान है, मैं आके लग जाना है, और KCl को लेकर KCl निकाल भाई। यही तो होना है। 2 रिएक्शन हो रही है भैया, एक रिएक्शन हमारी A, दूसरी रिएक्शन है हमारी B। अब क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन ये है भाई, मान लीजिए ये जो रिएक्शन हो रही है इसका रेट है मेरा R1। क्या है मेरा रेट? R1। और ये जो रिएक्शन हो रही है वो रेट है मेरा R2। मतलब मेरे को ये बताना है कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, A या फिर B। फास्ट रिएक्शन आपको बतानी है कि फास्ट रिएक्शन किस में होगी, A में होगी या फिर B में होगी।
या फिर बी में हो। अब हमारे पास चक्कर आ गया सर। अब हम कैसे बताएंगे इन दोनों रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? भाई बहुत सिंपल सा है, कौन निकल के जाना है यहां से? Cl। भाई Cl नेगेटिव निकलेगा तो जाहिर सी बात है इधर पॉजिटिव आना है, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आना है, इधर नेगेटिव आएगा। अब जितना ज्यादा ये पॉजिटिव स्टेबल होगा Cl उतनी जल्दी ही निकल जाएगा। भाई हमको कैसे पता चलेगा सर स्टेबल है? यहां पर देखो रेजोनेंस में आ रहा है, आ रहा है सर, पॉजिटिव रेजोनेंस में आ रहा है। क्या इधर रेजोनेंस में आ रहा है? नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? ए वाला। अब ए वाला स्टेबल है तो रिएक्शन की स्पीड भी किसकी ज्यादा होगी? ए की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। मतलब आपको बस एक काम करना है, जिसको निकालना है उसको निकालने के बाद जो पॉजिटिव बचेगा उसमें कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा, वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो आई होप क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है अब हमारा लास्ट एप्लीकेशन जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अपन को जानना है सर एल्कीन हमारे पास है तो एल्कीन में कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है? भाई तीन टाइप की आपको, मान ली डाइन की बात करते हैं, यहाँ पर मोस्टली आपको डाइन पूछी जाती है। डाइन, डाइन क्या होता है सर? डाइन का मतलब होता है दो डबल बॉन्ड। डाइन का मतलब क्या होगा भाई? दो डबल बॉन्ड है सर। डाइन तीन टाइप की होती है अपने पास। आप कहेंगे सर तीन टाइप की होती है, हमने तो एक भी नहीं सुना। कोई बात नहीं, आज सुन लो, कोई बात नहीं है, आज सुन लो, ठीक है, इसी कलर में लिख देता भाई। तीन टाइप की डाइन कौन कौन सी होती है सर? एक होती है हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन क्या मतलब है सर? अभी बता देते। दूसरा होता है हमारा कॉम्युलेटेड, कॉम्युलेटेड डाइन, ठीक है, कॉम्युलेटेड डाइन। तीसरा हमारे पास जो होता है वो होता है आइसोलेटेड डाइन, आइसोलेटेड डाइन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, क्योंकि यहां से हमारा बहुत सारी चीजें क्लियर होती। डाई का मतलब दो, इन का मतलब डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड डाइन क्या होगी? कॉम्युलेटेड डाइन क्या होती है? और हमारी आइसोलेटेड डाइन क्या होती है? भाई इनको विद एग्जांपल समझ लेते हैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास चार कार्बन है, 1 2 3 4। डाइन का मतलब क्या है? दो डबल बॉन्ड है। अगर सर दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में लगे हुए, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। जिस कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है उसके अगले कार्बन पर भी डबल बॉन्ड लगा है, कॉन्जुगेटेड डाइन हो गया। फॉर एग्जांपल यहां डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, इसका अगले कार्बन यहां पर भी डबल बॉन्ड आए, तो इससे क्या हो जाता है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे तो जाएगा। इस टाइप की एल्कीन को या डाइन को हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन। इज दैट क्लियर? ओके, मान लीजिए सर, चलो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इनकी बैलेंस भी पूरी करता हूं भाई, इनकी बैलेंस भी पूरी करता हूं। यहां पर कितना आ जाएगा? CH2, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH2, ठीक है, ओके। आगे करिए। अपने पास अब हमारे पास क्या भाई? अपने पास है हमारे पास कॉम्युलेटेड डाइन। कॉम्युलेटेड डाइन क्या होती है भाई? मान लीजिए 1 2 3 4 ही ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 ले लिए। अगर दोनों डाइन मतलब दोनों डबल बॉन्ड एक ही कार्बन से जुड़े हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्युलेटेड डाइन। लाइक डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड इसके लगातार भी है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, तो इस टाइप की डाइन को बोला जाएगा कॉम्युलेटेड डाइन। कॉम्युलेटेड डाइन, यहां की बैलेंस पूरी कर दो भाई, CH2, अब तो कुछ आना नहीं, CH CH3, ये तो हो जाना है, ये हो जाएगी हमारी कॉम्युलेटेड डाइन। अगर हमारे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, मतलब डबल सिंगल डबल है, तो हमारे क्या हो जाए? कॉन्जुगेटेड डाइन, और लगातार है तो कॉम्युलेटेड डाइन। आगे करिए सर, आगे करिए। एक और है लास्ट, क्या है? आइसोलेटेड। इसमें जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 ले लेता हूं, 5 लेता हूं। मैंने एक डाइन यहां लगाई, दूसरा यहां लगाया। अब मैं आपको बताना चाहूं क्या भाई, दोनों डबल बॉन्ड ना तो लगातार है ना एक छोड़कर है, 2 3 4 5 कितने भी कार्बन बीच में है, अगर ऐसा है तो वो हमारी क्या कहलाएगी भाई? आइसोलेटेड। आइसो मतलब अलग अलग, आइसोलेटेड डाइन होगी। CH2 CH CH2 CH CH2। यहां डबल बॉन्ड जो है ना तो कॉन्जुगेशन में है ना ही कॉम्युलेटेड है। इस तरह की हमारी अगर डाइन होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड, कॉम्युलेटेड, आइसोलेटेड। अगर ये स्टेबिलिटी की बात करूं, अगर मैं इनमें क्या बात करूं भाई? स्टेबिलिटी की। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी ये बता दो। मान लीजिए इसको मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B, इसको मैंने मान लिया C।
तो इन तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? भाई मेरे को पता है डबल सिंगल डबल तो रेजोनेंस तो होगा, बिल्कुल होगा। रेजोनेंस है, अगर रेजोनेंस है तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा मेरा ए, मतलब मैं कहूंगा कॉन्जुगेटेड डाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। इसके बाद इन दोनों की बात करें, कॉम्बिनेटेड और क्या हमारा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में हाइपर कॉन्जुगेशन लग जाता है बड़े अच्छे से, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा, तो हम यहाँ बात करेंगे सी हमारा, फिर उसके बाद स्टेबल हो जाएगा, लास्ट में अपना हो जाएगा बी। यानी कि अगर 3 टाइप की डाइन है, कॉन्जुगेटेड, कॉम्बिनेटेड, आइसोलेटेड, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेटेड, उसके बाद आइसोलेटेड और लास्ट में हो जाएगा कम्युलेटेड। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। रेजोनेंस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं वो भी आपको क्लियर होंगे। अभी ना अगला लेक्चर जो है वो रहेगा हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट का, और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है भाई मीजोमेरिक इफेक्ट, उसको हम करेंगे। उसके बाद हमारा एरोमेटिसिटी आएगा, फिर उसके बाद ये यूनिट हमारी फिनिश हो जाएगी, फिर अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। आई होप दो ही टॉपिक हमारे बचे हैं, उसके बाद यूनिट फिनिश, फिर नेक्स्ट यूनिट देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको बस भाई शेयर करना नहीं बोलना है, शेयर जरूर करना है।